1 2 3। जो लास्ट बचा वो सड़ा मारना। नहीं जो लास्ट हमें दौड़ लगाना पसंद था। हम स्कूल से घर रोज दौड़ते, रेस करते। हमें पेड़ों पर चढ़ना भी अच्छा लगता था। हम रोज कोई नया पेड़ चुनते, ऊंचे से ऊंचा। कभी मैं सबसे ऊपर पहुंचता तो कभी सुमित। अक्सर हमें चोट लग जाती, फिर घर पर खूब डांट पड़ती। दिनेश जी आए थे आज सुमित की शिकायत लेकर। क्यों बे सुमित, क्या किया तूने? कुछ नहीं पापा, मयंक और मैंने उसके आम तोड़े, बहुत पीटे थे आम। एक लाफा मारूंगी। घुटने में चोट नहीं देखी? कभी हड्डी बड्डी टूट गई तो? सुमित, कल से तुम सिर्फ छोटे पेड़ चढ़ोगे। आप है ना हमेशा ही इसकी तरफदारी कीजिए। कभी बड़ी चोट लग गई ना तब बैठ कर रोएंगे हम दोनों। लक्ष्मी, बच्चे इस उम्र में पेड़ नहीं चढ़ेंगे तो कब चढ़ेंगे? और पापा असली मजा तो पेड़ पे ही आता है। पेड़ के ऊपर से पूरा मुक्तिपुर दिखता है। आप उन्हें मोबाइल दे दो, मैं उसकी फोटो खींच के लाऊंगा। अब ये इसका नया आया, कुछ देखा आपने? हाँ, देखा कि नहीं? अरे मयंक का पैर मुड़ तक नहीं रहा है। मयंक बेटा, ये पेड़ वेड़ चढ़ना मजाक नहीं है, समझा? अरे मैं क्या बाजार से खरीद के आम नहीं लाती घर में? मयंक तू कसम खा कि आज के बाद पेड़ पे कभी नहीं चढ़ेगा। अरे हाँ माँ, नहीं चढ़ूंगा, बहुत दर्द हो रहा है। अब खाने तो दे। बिना उसने कह देना नहीं करेगा तो नहीं करेगा। मेरे मम्मी पापा सुमित के मम्मी पापा से ज्यादा डरते थे, पर सच कहूं तो गिरने के बाद मुझे भी पेड़ चढ़ने से डर लगने लगा था। पर मम्मी पापा की कहाँ सुनने वाले थे। वादा करने के बाद भी हम पेड़ों पर चढ़ते और ऊंचाई से जंप भी मारते। जिन लोगों के पेड़ों पर हम चढ़ते वो बहुत गुस्सा होता है, पीछा करते हमारा। फिर बस रेस हो जाती जो हम हमेशा जीत जाते, पर कभी कभी फंस भी जाते थे। समझ ही नहीं आता था कि कूद कर भाग जाएं या बस वहीं दुबक कर बैठे रहें। ऐसे बहुत लोग थे जो हमसे गुस्सा थे, लेकिन हमें पसंद करने वाले भी बहुत थे गांव में, जो हमारे साथ खुद बच्चे बन जाते, मस्ती करते। मयंक, सुमित, आजा। पर हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कोई हम दोनों से इतना नाराज होगा, हमसे इतनी नफरत करे। आज कुछ हुआ और जो हुआ वो सिर्फ मैं जानता था, पर मैं कभी किसी से कुछ कह नहीं पाऊंगा। अरे सुमित नहीं आया अभी तक, थोड़ी देर में रात हो जाएगी। जाइए ना, ले आइए उसे। खेल रहा होगा अपने दोस्तों के साथ, आ जाएगा। अजी 8 बज गए, अंधेरा हो गया। मयंक यहाँ फोन कीजिए ना। हाँ जी, तू बोल। अरे हरीश, सुमित तुम्हारे घर पे है क्या? नहीं तो मयंक घर पे पहुंच गया? हाँ, वो तो 1 घंटे पहले घर पहुंच गया। बस थोड़ा सा बुखार चढ़ा है उसे। ठीक है। मयंक सच बोल, तूने पेड़ से कुछ तोड़ के खाया तो नहीं ना आज? हाँ?
अकेला सुमित ही चढ़ा होगा पेड़ पर। मयंक के यहाँ से तो डांट मिली होगी, इसलिए उसने चढ़ना बंद कर दिया। सारे हमारे जैसे नहीं होते ना। शांति रख मेरी माँ, खेलते खेलते समय निकल जाता है, लेके आता हूँ। जीतू भैया रुके। क्या हुआ? मंदिर से जो थोड़ी दूर पेड़ है, आपका सुमित उस पेड़ से गिर गया, तो बुरी तरह जख्मी हुआ है। मैं कह रही थी आपको चिल्ला के उसे मत चढ़ाओ, लेकिन आपने नहीं सुना। पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हुआ होगा। क्या हुआ ये, कैसे हुआ ये? मैं चारा लेने आई थी, ये पेड़ के नीचे बेहोश गिरा था। क्या हुआ देखो? रिक्शा लेके आ, जल्दी भाग। अरे घबरा मत, नारायण गया ऑटो लेने के लिए, अभी आता होगा। जीतू भाई रिक्शा खोल जल्दी। अरे रिक्शा खोलना। कुछ नहीं होगा सुमित, कुछ नहीं होगा। स्टार्ट कर। क्या कह रहे डॉक्टर? पता नहीं, अंदर है। तो अच्छा हुआ पुष्पा ने देख लिया, पता नहीं कितनी देर पड़ा था वहां पेड़ के नीचे। डॉक्टर साहब कैसा है सुमित? कैसे गिरा पेड़ से? कैसे गिरा मतलब क्या? जैसे बच्चे पेड़ पर से फिसल के गिरते हैं वैसे आप क्या, कैसे वो कैसा है? कैसा बात कर सकते मिल सकते हैं उससे? देखिए चोट गहरी थी, काफी खून भी बह चुका है। हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। क्या आप कैसी बातें कर? बचा नहीं? अरे ऐसे कैसे कोई पेड़ पर से गिर? डॉक्टर साहब आप क्या कैसी बातें कर रहे हैं? आप ठीक से एक बार देखिए ना। अब देखने के लिए कुछ बचा नहीं है, आपका बेटा नहीं रहा। कितनी बार तो मैंने सुमित और मयंक दोनों को समझाया था, ऊंचे पेड़ों पर मत चढ़ा करो, गिर जाओगे किसी दिन। और बच्चे सुनते भी हैं कभी किसी का? जो मन में आया किया और वक्त मनमानी। हरीश भाई कह रहे थे कि उनका बेटा जो मयंक है उसने तो पेड़ पे चढ़ना बंद कर दिया था। मुझे लगता है कि सुमित अकेला चढ़ा होगा पेड़ पर। भाग्य का खेल है सारा। लेकिन रामचरण जी, सुमित को मैंने कई बार चढ़ते हुए देखा है, इससे भी बड़े बड़े पेड़ों पे। बंदर था बंदर, ये भला कैसे गिर गया? अजीब है। अरे भाई गिरीश, क्या अजीब है? अच्छा फिसल जाते हैं। पेड़ की डालियां भी गीली पड़ी हुई हैं। ये तो बालक था। कितनी महंगी पड़ गई ये लापरवाही। बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, और जब से सुमित के बारे में बताया है बुखार चढ़ता ही जा रहा है। शाम तक बुखार नहीं उतरा तो डॉक्टर साहब को दिखाते हैं। और थोड़े दिन स्कूल भी नहीं जाने देते हैं, है ना? हाँ, सदमा लगा होगा मयंक को। सबसे अच्छा दोस्त
ऐसे ही चल बसा। सुनिए ना, वो मयंक कह रहा है कि उसको सगाई में नहीं आना है। अरे लेकिन उसे अकेले घर पे भी तो नहीं छोड़ सकते। वही तो। मैं बात करता हूँ। हाँ। मयंक, जानता हूँ बेटा, आसान नहीं है भुलाना, लेकिन बड़ा होना तो इसी को कहते हैं ना। और तेरे बाकी के दोस्त भी तो होंगे वहां पर, तेरा मन बहल जाएगा। बहादुर बेटा है ना मेरा। चल तैयार हो जा, मैं तेरे नए कपड़े निकालता हूँ अलमारी से। चल। मयंक बेटा, निखिल, वीर, अमन सब लोग बाहर खेल रहे हैं, तो तू यहाँ बैठकर सगाई देखेगा क्या? जा तू भी बाहर जाके खेल। जो पहले बॉल छोड़ेगा वो मुर्गा बनेगा। ठीक है, आजा मयंक खेलते हैं। चलो गिरीश और निशा, देखो तुम दोनों की जीवन यात्रा का टिकट तो कट गया अब। अब रमन जी और सतपाल जी, देखिए जल्द से जल्द इनकी शादी का मुहूर्त निकाल के भेज देते हैं इन्हें सुखद यात्रा पर। बिल्कुल रामचरण जी, बिल्कुल। पर पहले आज का भोजन तो कर लें। ये मयंक का है। होगा यहीं कहीं। मैं देखती हूँ उसको। मयंक, 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 मयंक। सुनो, अरे मयंक कहाँ है? नहीं मिला? नहीं। निखिल, मयंक कहाँ है? पता नहीं हरीश काका, अरे अभी तो तुम्हारे साथ खेल रहा था ना। उसका मूड ही नहीं था खेलने का आज। वो खेला ही नहीं आज हमारे साथ। क्या हुआ मयंक, खेला नहीं है? इसको क्या हुआ? क्या छोड़ ना, अपन खेलते हैं। चल बॉल फेंक। नेहा, बेटा मयंक भैया को देखा क्या? नहीं देखा। क्या हुआ? जी वो हमारा मयंक पता नहीं मिल नहीं रहा। अरे यहीं कहीं होगा। अरे नहीं है, मैंने सब दूर देखा, कहीं पे भी नहीं है। आप में से किसी ने देखा क्या हमारे मयंक को? बेटा आपने देखा क्या? हाँ? वहाँ खेल रहा होगा। परेशान मत हो, यहीं कहीं होगा, देखते हैं। उधर देखो बेटा, उधर देखो। कहाँ चला गया, कुछ समझ मिला? कुछ पता चला? बिलक, मयंक तो घर पे भी नहीं है, घर पे तो ताला लगा है। इसे कैसे कहीं आ सकता है? बिना
शांति रख, गांव वाले ढूंढ रहे ना, मिल जाएगा। अरे पर अभी तो यही बच्चों के साथ खेल रहा था ना, कहाँ चला गया? उसको ढूंढो ना। गश्त पर लगे सभी पेट्रोलिंग टीम को सूचित किया जाता है कि मयंक शुक्ला नाम के बच्चे के लिए लुकआउट पर रहे। बच्चे की फोटोग्राफ सभी पेट्रोल्स को फ्लैश की जा रही हैं। मुक्तिपुर, साजिद नगर, प्रीतम नगर, इन इलाकों में इमीडिएटली सर्च शुरू कर दो। बच्चा 9 साल का है, मयंक शुक्ला नाम है, कम्युनिटी हॉल से गायब हुआ है। बच्चे की फोटो सभी टीम को डिस्पैच की जा चुकी है। सर यहीं पर खेल रहा था, यहीं से गायब हो गया। मिश्रा, पवार, हॉल का कोना कोना छान मारो। हरीश जी, बीना जी, हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पूरा इलाका रेड अलर्ट पर है आपके बेटे के लिए। सर, हमारा मयंक हॉल छोड़कर अकेले यूं कहीं नहीं जा सकता। हमारी एक टीम हॉल की तलाशी ले रही है, एक टीम गांव में खोज रही है और बाकी की सारी टीम्स हाईवे और दूसरे गांवों के रास्तों पर लगी हुई हैं। पर सर, मयंक तो अपने स्कूल या गांव के मैदान के अलावा कहीं खेलने नहीं जाता। अकेले खुद से तो कहीं नहीं जाता, आज तक कभी नहीं गया है। हम उसे ढूंढ लेंगे बीना जी। आप दोनों ने तुरंत यहां आकर बहुत सही काम किया है। सर, हम हाईवे से मुक्तिपुर को जाने वाले रास्ते की शुरुआत पर हैं। अभी तक यहाँ कोई मूवमेंट दिखी नहीं है सर। एक टीम को गांव के अंदर की तरफ भेजो पांडे, डबल चेकिंग होगी, सख्त वाली। पूरा कम्युनिटी हॉल 3 बार स्कैन हो चुका है। बाकी की टीम से भी कोई खबर नहीं आई? जी नहीं सर। सर, बच्चा अगर जबरदस्ती उठाया जाता तो शोर मचाता, बाकी के बच्चे भी इस बात को नोटिस करते। मुझे लगता है सर बच्चा सगाई में आए किसी जान पहचान वाले के साथ गया होगा। अनिल, बच्चे को गायब हुए अभी 2 घंटे भी नहीं हुए। हमें सुपर फास्ट मूव करना होगा, इससे पहले कि माजरा सीरियस हो जाए। जतिन, मुझे मुक्तिपुर गांव के हर घर की खबर चाहिए। कौन कौन कल रात को अपने घर वापस नहीं लौटा या गांव में था ही नहीं। ठीक है साहब, मैं अपने 2-3 बंदों को काम पे लगाता हूँ। थोड़ा सा वक्त दो मुझे। आदमी दे सकता हूँ, खर्चा दे सकता हूँ जतिन, लेकिन वक्त नहीं। तू जो करना चाहता है कर, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए ठोस। 9 साल का बच्चा गायब हुआ है। आरती, गांव के हर खाली घर, खंडर, नशे के अड्डे, सुनसान इलाके, सबको एक बार फिर से स्कैन करो। बाहर से कोई खबर नहीं आई है। इस बात की पूरी संभावना है कि मयंक शुक्ला को गांव में कहीं छुपा कर रखा गया होगा। अगवा? सर, मेरे बेटे मयंक को कोई अगवा क्यों करेगा सर? फिरौती या दुश्मनी के लिए। हरीश जी, हमने आपके और आपकी पत्नी बीना जी के फोन की टैपिंग शुरू कर दी है। फिरौती वाला एंगल तो जाहिर है, आपके कई सारे खेत हैं, शायद आप फिरौती दे पाए। और रही बात दुश्मनी की, तो ये जाहिर नहीं है। मैं क्या कहूं सर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। गांव के सभी लोग मुझे जानते हैं। हम लोग यहाँ पर बरसों से रह रहे हैं सर। लेकिन मयंक खेलते खेलते कम्युनिटी हॉल से गायब हुआ है। अब या तो कोई जान पहचान वाला उसे बहला फुसला कर ले गया, या फिर वो अपने आप से कहीं चला गया है। हरीश जी, मयंक को किसी तरह की कोई परेशानी थी क्या? 9 साल के बच्चे को क्या परेशानी हो सकती है सर?
हमने तो नौता पूरे गांव को दिया था। अब कौन आया, कौन नहीं, कौन मौजूद था, कौन नहीं, इसका हिसाब अब कौन रख सकता है? नहीं रखते होंगे रमन जी, लेकिन अब दिमाग पे थोड़ा जोर डाल के याद करना ही पड़ेगा आपको। 9 साल का बच्चा हॉल से गायब हुआ है। मामला काफी संगीन है। उसके अपने आप से कहीं भी जाने के चांसेस काफी कम है। हो सकता है कि आपके ही गांव का कोई जान पहचान वाला उसे अपने साथ बहला फुसला कर ले गया। रमन जी, आपको अपने मेहमानों की लिस्ट बनानी ही पड़ेगी, कुछ भी कीजिए। सरकार, गांव में एक बंदा है जो गायब है, मतलब कल रात घर नहीं पहुंचा। रवि वर्मा नाम है। घर पर ताला लगा है सर। फोन नंबर निकलवाया इस रवि वर्मा का? सर मैंने मैसेज किया है आपको। इसकी पड़ोसन बता रही थी कि इस रवि वर्मा की जो बीवी है ना, उसका मायका प्रीतम नगर में है। फोन मत करना, सीधे प्रीतम नगर से उठाओ। सरप्राइज देते हैं इस रवि वर्मा को। पांडे को बोलो कि एक टीम लेकर उसके गांव के घर पर जाए, ताला तोड़े, तलाशी ले। पता चला वहीं बंदी बनाकर रखा है बच्चे को। क्या हुआ जी, कुछ पता चला? हाँ, अरे ये कर क्या रही है पुलिस? हमारा बेटा अभी तक मिला क्यों नहीं? पता नहीं बीना, ये लोग कह रहे हैं कि कोई हमारे साथ दुश्मनी निकाल रहा है। हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? कौन है जो हमारे साथ ऐसे कर रहा है? आप सब लोग जब मयंक को ढूंढ रहे थे तो ये नारायण गुप्ता कहाँ था? मैंने नारायण को सगाई के बीच में कहीं जाते देखा था। नरेश, तूने याद दिलाया तो मुझे याद आ रहा है, कल जब हम लोग मयंक को ढूंढ रहे थे तो नारायण तो था ही नहीं। हाँ, बात तो सही है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं काम से घर लौट रहा था तब नारायण कहीं जा रहा था। मैं रात को घर नहीं लौटा तो इसका मतलब मैंने मयंक को अगवा कर लिया। सीधे धमक गए आप यहाँ तलाशी करने के लिए। किसी के बाप का राज है क्या? बापों का बाप कानून है और उसी का राज है। और कानून का आदेश है कि तुम्हारी ससुराल की पूरी तरह से तलाशी ली जाए। घर का एक कोना छान मारो, जल्दी मूव। रिप्स साहब, ये अंदर ये हो क्या रहा है? भैया, ये पुलिस वाले पगला गए हैं। हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने अपने गांव मुक्तिपुर से एक 9 साल के बच्चे को अगवा किया है। ए रवि, इतना फास्ट फॉरवर्ड में जाने की जरूरत नहीं है। हमने अभी आरोप नहीं लगाया, हमसे पूछ रहे हैं तुझसे, तूने किया है या नहीं? अच्छा, अरे सुनिए, रत्ना काकी का फोन था। मुक्तिपुर में हमारे घर में ताला तोड़कर पुलिस अंदर घुस गई है। अरे साहब, ये क्या हो रहा है? हम यहाँ पर एक फैमिली फंक्शन में आए हुए हैं। ये हमारे आशीष भैया हैं, हमारे साले साहब। इनकी बीवी की गोद भराई की रस्म थी। और फिर ऐसा नहीं है कि हम कल रात को सिर्फ घर नहीं गए थे, परसों से हम यहीं हैं। हाँ साहब, ये सही कह रहा है, ये परसों से यहीं पे है। और साहब, हमें भी न्योता था रमन मिश्रा जी के बेटे की सगाई का, पर हम लोग यहाँ पर थे इसलिए नहीं जा पाए। हाँ सर, बच्चा घर में नहीं मिला। कमाल करते हैं आप, यहाँ बच्चा कैसे मिलेगा? तो कहाँ मिलेगा बता दे। कहीं और छुपाया तूने या फिर मयंक के साथ कुछ कर दिया तूने? हम हरीश शुक्ला को ठीक से जानते तक नहीं है। हम उसके बेटे को अगवा क्यों करेंगे? कोई कारण भी होना चाहिए कि नहीं? इस रवि का इन्वॉल्वमेंट लगता नहीं है सर। इसके साली की बीबी की गोद भराई थी यहाँ, ये परसों से यही है। पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। एक और नाम आया है, नारायण गुप्ता। वो सगाई में तो आया था, पर जब बच्चा गायब हुआ, उसकी तलाश शुरू हुई, उस वक्त नारायण गुप्ता भी गायब था।
ये क्या चल रहा है आप लोग? एक मिनट, नारायण गुप्ता, आपको हमारे साथ चलना होगा। पर क्यों? ये जो हरी जी का बेटा मयंक गायब हुआ है, उसके सिलसिले में आप मुझे ले जा रही हैं? क्यों, कोई और भी सिलसिला है क्या? अजी, मयंक को गायब करने में मेरा क्या हाथ हो सकता है? तुम्हारा क्या हाथ हो सकता है ये पता लगाने में हमारा हाथ जरूर होगा। फिलहाल तुम्हें चलना होगा। नारायण गुप्ता, आपकी कोई अनबन थी नारायण के साथ? अनबन मतलब? सर, मेरे कुछ खेत मैंने इस नारायण को खेती करने के लिए दिए थे। फसल कटने के बाद जो भी कमाई होती थी उसके 50% नारायण ने मुझे देने होते थे। तो कभी पैसों का घपला किया उसने, या आपने कोई नाइंसाफी की उसके साथ? मैं क्यों करने लगा सर? गलत तो उसने किया था। 2 महीने पहले मुझे पता चला कि वो जितनी फसल दिखा रहा था उससे कई ज्यादा उगते थे मेरे खेतों में, और जिसके पैसे वो मार रहा था। ना जी ना हरी जी, कोई घपला नहीं कर रहा हूँ, हिसाब में थोड़ी सी भूल हो गई है। शायद तुम्हें भूल रहे हो कि मैं भी एक किसान हूँ और मैं अपनी ज़मीन को अच्छे से पहचानता हूँ। मेरा नाक कान सब है यहाँ पर, और मेरे पास तो पूरा चिट्ठा है। पिछले 1 साल से घपला कर रहे हो तुम। आपके कान भर दिए किसी ने। तुम्हारे दिन भर गए। इतनी अच्छी ज़मीन मैंने ईमानदारी में, भागीदारी में तुम्हें दी, और तुमने क्या किया? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की गर्दन ही काट दी। ये तुम्हारे लिए आखिरी फसल होगी बस, और उसके बाद तुम मुझे यहाँ पर नजर भी नहीं आना। ये क्या कह रहे हैं आप हरीश जी? ऐसे कैसे अचानक निकल जाऊं? नियत में गड़बड़ नहीं हुई, हिसाब में गड़बड़ हुई, और आपकी जो भी रकम है ना मैं लौटा दूंगा, और आइंदा मुझसे ये गलती भी नहीं होगी। बस मुझे इन खेतों से मत निकालो। एक बार भरोसा हट जाता है ना तो सब कुछ हट जाता है नारायण। इस बार की फसल मेरे सामने कटेगी बस। जो कुछ भी होगा मेरे सामने होगा। धान का धान, भूसा का भूसा, और उसके बाद तुम मेरे खेतों पर नजर भी नहीं आना। भगवान, नारायण ने? हरीश जी, हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते, पर हमें खबर मिली है कि सगाई की रस्म पूरी होने से पहले ही नारायण कम्युनिटी हॉल से चला गया था, और जब मैं उनको ढूंढा जा रहा था तब भी वो वहां पर नहीं था। मैडम जी, पूरा घर तो उधेड़ ही दिया है, अब कैसे पूछताछ? सगाई के दिन तू कहा था नारायण? मेरा निजी मामला है। तेरा सारा निजी मामला सार्वजनिक होगा आज। ले आओ इसे। मैडम मैडम जी, मैडम 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 बात तो सुनिए। निजी मामला मतलब मेरा पेट खराब था, भयंकर दस्त लगे हुए थे। बोलना। उस दिन ये हमसे बोलकर ही निकले थे मैडम। ठीक है, हमारे पास भी अपने तरीके हैं पता करने के कि किसे दस्त था और किसे कब्ज। ले आओ। अरे मैडम मैडम जी, हमारी मैडम बात तो सुनो मैडम। ललित, आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या?
लगता है सर को किसी चीज से बार बार टकराया गया, शायद किसी पेड़ से, क्योंकि स्कल से पेड़ के तने की छाल के पीसेस पाए गए हैं। सीवियर हैमरेज है और स्कल में मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी। कल रात करीब 9:30 बजे के आसपास ये बच्चा मिसिंग हुआ था। मर्डर को लगभग 18 घंटे हो चुके हैं। मतलब अगवा किया और तुरंत मार डाला होगा, लेकिन वेन्यू से अगवा होते वक्त बच्चे ने शोर नहीं मचाया। एक और बात इंस्पेक्टर, जो कि शॉकिंग है। क्या डॉक्टर? बच्चे का रेप हुआ इंस्पेक्टर, सोडोमी। भयंकर असॉल्ट रहा है। आप देख सकते हैं बच्चे की पैंट पर खून के धब्बे हैं, लेकिन सीमेंट का कोई नामो निशान नहीं। शायद पानी में धुल गए होंगे। इतने छोटे मासूम बच्चे के साथ ऐसी हवानियत। क्यों नारायण, क्यों? सिर्फ इसलिए कि हरीश ने तुझे अपने खेतों की लीज खारिज कर दी थी? इस गुस्से का बदला तूने इस तरह से उसके बच्चे से निकाला? इतनी विकृति भरी है तेरे अंदर। साहब मुझ पर इतने भद्दे इल्जाम मत लगाइए साहब। मेरा जो गुस्सा था हरीश शुक्ला पे था, और ये मैं एक बच्चा था, मैं उसका तो ऐसा नहीं कर सकता। आप देखिए, मैं आपको मानसिक विकृति का आदमी लगता हूं? किसी के चेहरे पे लिखा होता है क्या कि वो क्या है? और तेरे पास कहीं लिखित में है, कोई सर्टिफिकेट है कि तू हरीश का गुस्सा उसके बच्चे से नहीं निकाल सकता? सच बोल कि कम्युनिटी हॉल के बाहर से तू हरीश के बच्चे को बेला फुसलाकर कहां लेकर गया था? वो कौन सी जगह है जहां पर तूने उसके साथ रेप किया और उसके बाद उसे मार डाला? मैं भगवान कसम खा के कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता ऐसा। सर, एक मिनट। सर, ये जतिन खबरी ने मयंक के अंतिम संस्कार के दौरान कुछ सुना जो बहुत ही अजीब था और शॉकिंग भी। क्या? सर, 3 हफ्ते पहले इसी गांव में एक दूसरे बच्चे की मौत हुई थी। सुमित राठौर नाम था बच्चे का। मयंक का बहुत अच्छा दोस्त था ये सुमित। सरकार, मैडम ने मेरी ड्यूटी क्रियाक्रम पे लगाई थी। वहां मैंने लोगों को खुश बताते हुए सुना कि कैसे 3 हफ्तों के अंदर मौत ने 2 जिगरी दोस्तों को मिला दिया। ये सुमित कैसे मरा था? सरकार, लोग तो बोल रहे हैं कि गांव के मंदिर के थोड़ी दूर पे एक बड़ा सा पेड़ है। 5 जून को ये सुमित वहां से गिर के मर गया। एक और बात है सर, ये जो नारायण गुप्ता है ना, वो उन दोनों बच्चों से बहुत चिढ़ता था। क्यों? सर, ये दोनों बच्चे मयंक और सुमित गांव के अलग अलग लोगों के पेड़ पे चढ़ के फल तोड़ते थे। वो उससे बर्दाश्त नहीं होता था, बहुत चिढ़ता था उनसे। और सुमित पेड़ से गिरता है और उसकी मौत हो जाती? जी इंस्पेक्टर, मैंने ही सुमित राठौड़ को अटेंड किया था। बहुत बुरी तरह गिरा था। सिर के पिछले हिस्से में गहरी चोट आई थी। सर के पिछले हिस्से में इंजरी? मल्टीपल इंजरीज, हैवी हेमरेज। डॉक्टर, क्या आपको शक हुआ था कि ये पेड़ से गिरने से ना हुआ हो? फ्रैंकली इंस्पेक्टर, पेरेंट्स ने कहा कि पेड़ से गिरा था। मैंने और कुछ सोचने की जरूरत नहीं समझी और जो उन्होंने कहा उसे फेस वैल्यू पे मान लिया। पेरेंट्स से आफ्टर ऑल। थैंक यू डॉक्टर। सर, ये अजीब तो है। 2 बेस्ट फ्रेंड 9 साल के 3 हफ्तों के पीरियड के डिफरेंस में मर जाते हैं। अब एक के लिए तो हम श्योर हैं कि मर्डर है, लेकिन दूसरे की मौत एक्सीडेंट बताई जाती है। पहले वाले बच्चे सुमित राठौड़ की इंजरी एग्जैक्टली मयंक शुक्ला की इंजरी जैसी थी। दोनों बच्चों के सर के पिछले हिस्से पर चोट लगी थी। सर, मंदिर से थोड़ी दूर जहां वो पेड़ है, आई थिंक हमें वहां जाके एग्जामिन करना चाहिए। हमारे गांव की ही है पुष्पा। अक्सर अपनी चारे की गठरियां यहाँ पेड़ के नीचे रखती है वो। उस रोज दिन ढलने के बाद वो अपनी चारे की गठरियां लेने आई थी गाय को देने के लिए,
उसने देखा कि सुमित यहाँ जमीन पे पड़ा था और खून बह रहा था। सर 3 हफ्ते हो चुके हैं, अगर कोई एविडेंस होगा भी तो शायद अब तक खत्म हो गया होगा। अनिल सर, ये खून हो सकता है क्या? पॉसिबिलिटी है सर। सर ये खून है, सूखा हुआ है पर डेफिनेटली खून है। हेडक्वार्टर से फॉरेंसिक टीम को बुलाओ तुरंत। राइट सर। लक्ष्मी, 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 पुलिस उस पेड़ के यहाँ छानबीन कर रही है जहां हमारा सुमित गिरा था। लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस का मानना है कि सुमित पेड़ से नहीं गिरा था, शायद उसे मार के वहां पे फेंक दिया गया था। खून ही है इंस्पेक्टर, लेकिन ये खून सुमित राठौड़ का ही है ये जानने के लिए हमें उसका ब्लड ग्रुप और हेयर सैंपल ये दोनों चाहिए। आपको बाल मिले हैं? जी इंस्पेक्टर। सर सुमित के पेरेंट्स से बात करते हैं। सुमित की बॉडी को कब्र से निकालने के लिए उनकी परमिशन लेते हैं। जतिन ने खबर दी है कि सुमित को वहीं दफनाया गया था जहां मयंक को दफनाया गया है। बहुत मुश्किल घड़ी है पेरेंट्स के लिए, पर जो करना है सो करना है। ठीक है, बुलाओ उन्हें। हम पहले से बहुत टूट चुके हैं, अब ये सब क्यों? ताजा जख्म क्यों कुरेद रहे हैं आप? आपके बेटे सुमित का सबसे करीबी दोस्त मयंक आपके बेटे की मौत से ठीक 3 हफ्ते बाद मारा गया है, और उस बच्चे का सिर्फ कत्ल नहीं हुआ है बल्कि उसके साथ भयंकर बलात्कार भी हुआ है। मेरा सुमित वहां सोया हुआ है, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। लक्ष्मी जी, एक सस्पेक्ट हमारी हिरासत में है। पिछले 2 दिनों से उसे पूछताछ चल रही है। इससे हमेशा डर लगा रहता था कि शायद किसी दिन हमारा सुमित पेड़ से गिर जाएगा और उसे बहुत गहरी चोट पहुंचेगी। देखिए, हमें शक है, शक क्या लगभग हमें यकीन है कि आपका बेटा सुमित पेड़ से गिरकर नहीं मरा है। आपका शक या यकीन मेरे बेटे सुमित को वापस जिंदा कर सकता है? जी नहीं लक्ष्मी जी, पर जरा सोचिए, अगर आपके बेटे सुमित के साथ भी वही हुआ है जो मयंक के साथ हुआ है, और आपके बेटे सुमित का गुनहगार भी वही विकृत इंसान है, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि उसे सजा हो? पेड़ के तने से मिले ड्राई ब्लड के सैंपल का ब्लड ग्रुप सुमित के ब्लड ग्रुप से मैच हो गया है इंस्पेक्टर। अब हम ये सेफली कंक्लूड कर सकते हैं कि उसका मर्डर हुआ है। सुमित पेड़ से गिर के नहीं मरा। एक बार उसके हेयर सैंपल्स आते ही हम इस रिपोर्ट को सील कर देंगे। सर, पेड़ पर जो खून के धब्बे मिले वो सुमित के ब्लड ग्रुप के हैं। जी तो जी लक्ष्मी जी, अब हमें सुमित की लाश को बाहर निकालकर तहकीकात करनी ही होगी। आपको जो सुमित के पेड़ से गिरने वाली बात बताई गई, या तो किसी ने सरासर झूठ बोला है, या फिर शायद किसी ने ठीक से देखा नहीं होगा जब यह हुआ होगा। पर इतना पक्का है, जो हकीकत में हुआ है वो सामने नहीं आया, और शायद मयंक इस हकीकत के बारे में जानता था।
सुमित के केस में कुछ चौंकाने वाले खुलासे होने जा रहे थे। हम लगभग 100% श्योर थे कि सुमित और मयंक के केसेस दरअसल एक ही केस था। आरोपी सुमित के केस में बच निकला था, पर मयंक के केस ने काफी सवाल खड़े किए थे। सबसे बड़ा सवाल था क्यों? दो मासूम जानों को इतने भयंकर तरीके से क्यों कुचल दिया गया? जब इस बच्चे सुमित की लाश को गांव के अस्पताल लाया गया था, तब अगर पोस्टमार्टम किया होता तो ये केस कुछ अलग ही होता। सुमित का मर्डर हुआ था? यस इंस्पेक्टर। जिस तरह से स्कल में मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए, वो पेड़ से एक बार गिर के होना लगभग नामुमकिन है। ऐसा लगता है किसी ने उसके सर को काफी फोर्स के साथ बार बार पेड़ के तने से टकराया। क्योंकि सुमित का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, इसलिए एक इंपॉर्टेंट डिटेल सामने नहीं आई। सुमित का भी रेप हुआ था, ब्रूटल सोडम। तो अब पूरी पॉसिबिलिटी है कि सुमित का भी रेप और मर्डर हुआ, ठीक वैसे ही जैसे मयंक का हुआ। यस, सेफली कंक्लूड कर सकते हैं। फिर भी मैंने हेयर सैंपल्स को मैचिंग के लिए फॉरेंसिक भेज दिया है, पर यह महज एक फॉर्मेलिटी है। जिस किसी ने भी ये काम किया है, वो बहुत ही विकृत मानसिकता का इंसान है। आई एम सो सॉरी इंस्पेक्टर, पर उस दिन इमरजेंसी थी जब वो लोग सुमित को लेकर हॉस्पिटल आए। बच्चे के पेरेंट्स ने क्लियरली कहा कि वो पेड़ से गिरा था। लेकिन पेड़ से गिरना भी एक एक्सीडेंटल डेथ केस है। पुलिस को इन्फॉर्म करना आपकी ड्यूटी बनती थी। अगर तभी पोस्टमार्टम हुआ होता तो यह भयानक कांड बहुत पहले सामने आ गया होता और मयंक के साथ हुए हादसे को रोका जा सकता था। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं सर। पहले सुमित, फिर मयंक। अब क्या बहाना है तेरा? कबूल करता हूं साहब, मैं एक जुर्म कबूल करता हूं साहब। मैंने हरीश के खेतों की उपज में हेरा फेरी की थी। मैं लालची हो गया था, लेकिन साहब मैं आपके पैर पड़ता हूं। कुछ पे तक गंदे घिने बोल साहब मत लगाइए, वो बहुत मासूम बच्चे थे साहब। जिन पर तुझे गुस्सा था, पता है हमें चिढ़ता था तो उन दोनों से। साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुमित को अस्पताल ले जाते वक्त मैं जीतू के साथ, मैं सगाई वाली शाम साहब सचमुच मेरा पेट खराब हो गया था, मैं घर चला गया था। झूठ बोल रहा है तू कोई घर नहीं गया था, कोई तरह पेट वेट खराब नहीं हुआ था। जो भी सच है सच बोल। तो आप ना मेरी पत्नी से पूछ लीजिए, उसे बताकर गया था कि मेरा पेट खराब है, मैं घर जा रहा हूं। और जब सब सुमित की खबर आई थी ना, तब मैं मंदिर में था, आरती में लगा हुआ था। मैडम, मैं और मेरे पति हम दोनों उस दिन आरती में थे जब पुष्पा दौड़ी दौड़ी आई और उसने कहा सुमित पेट से गिर पड़ा है। और उस दिन 26 तारीख को भी सगाई के वक्त मेरे पति के पेट में दर्द हो रहा था, उन्हें दस्त लगे थे। गौरी, मेरे पेट में दोबारा गड़बड़ हो रही है। आपने दवाई ली थी क्या? दवाई ली थी, इसके बावजूद हो रही है। मैं घर जा रहा हूँ। जब मैं हॉल से बाहर निकला था तब मैंने मयंक को देखा था, बैठा हुआ था गुमसुम। आपको मुझे जितना मारना है ना मुझे मारो, लेकिन मैंने कोई कानून नहीं किया है। मुझे बच्चों पे गुस्सा आता था, वो मेरे बादाम चुराते थे। हरीश जी पे भी गुस्सा था, बेरोजगार कर दिया था। लेकिन साहब इतनी ऊंची हरकत, इतने घटिया इल्जाम मत लगाइए। सुमित के साथ जो हुआ, क्या मयंक को उसके बारे में कोई भनक हुई होगी? सर, मयंक को उसी दिन बुखार चढ़ा था। सर, तनाव में फीवर आना ये कॉमन है बच्चों में। सर, नारायण के मुताबिक मयंक सगाई के दिन भी उदास था। वो कम्युनिटी हॉल के बाहर गुमसुम बैठा हुआ था, उदास। हो सकता है वहां से उसे किसी ने उठा लिया हो, पर मयंक इस पर चिल्लाया ना हो। सर, मयंक 3 हफ्ते से डिप्रेशन में था। क्या सर ये सिर्फ दोस्त सुमित को खो देने का दुख था, या फिर सुमित की मौत के बारे में किसी जानकारी को लेकर दुख था? सर, शायद वो डरा हुआ होगा। शायद इस सब की जड़ सुमित के मर्डर से जुड़ी हुई है। दोनों को सोडोमाइज किया गया, दोनों को सर पटक कर मार डाला गया। एक बेहद विकृत और सड़ा हुआ दिमाग ही ऐसी हरकत कर सकता है। विकृत बर्ताव का एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल इंस्पेक्टर। इस केस में 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली ये, या तो ये आदमी अपने अंदर बच्चों के प्रति एक भयंकर हीन भावना पालता था और उन्हें दर्द देकर उसे एक विकृत सुकून मिला होगा। दूसरी, या तो फिर इस आदमी के मन में बच्चों के माँ बाप के प्रति एक अनकंट्रोल्ड गुस्सा था और उन्हें आजीवन दर्द देने के लिए वो इन बच्चों को एक दर्दनाक मौत देता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी, वो महज एक सेक्स मैनियक था जिसकी सेक्सुअलिटी बुरी और पूरी तरह से इम्बैलेंस थी, और रेप करने के बाद अपने बचाव के लिए वो विक्टिम्स का मर्डर कर देता था। मैं नारायण को पूरी तरह से रूल आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसे प्राइम सस्पेक्ट बनाने के लिए हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत पेड़ पर चढ़ जाएं और असली मुजरिम यहां गांव में एक और बच्चे को अपना शिकार बना जाए। सर, जो भी मुजरिम है, सुमित के केस में तो कानून के रडार से बच निकला,
पर मयंक के केस में पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। हमें इसकी विकृत हरकतों को यहीं पर रोक देना है। मयंक और सुमित के दोस्तों से बात करते हैं, पता लगाते हैं कि 5 जून को दरअसल क्या हुआ था। हो सकता है उसके पहले कुछ हुआ हो। सुमित और मयंक हमेशा साथ में खेलते थे, फिर 5 जून को ऐसा क्या था कि सुमित अकेला खेल रहा था। आरती सर, तुम सुमित और मयंक के दोस्तों से बात करो, एक एक डिटेल निकलवाओ। राइट सर। मैं दोनों के पेरेंट्स के साथ बात करता हूं। अनिल, तुम एक लिस्ट बनाओ सारे सेक्स ऑफेंडर्स की। यहां गांव में कोई भी अगर ऐसा है जिसकी सेक्सुअल हरकतों पे कोई सवाल या निशान है, कोई पुलिस रिकॉर्ड है या कोई भी ऐसा किस्सा है छोटे से छोटा, उसे घसीट लो। तू भी मुझसे वही सवाल कर रही है। मैं आपसे सवाल नहीं कर रही जी, मैं तो बस आपसे पूछ रही हूँ। पूछा भी कैसे? बच्चों के साथ करूंगा। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं जी। गलत तो पुलिस कर रही है मेरे साथ। वो 2 और 2 जोड़कर मुझे मुजरिम ठहराने में लगे। और गलत कर रही है तू, जो मुझसे पूछ रही है कि माजरा क्या है। गौरी, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। बेटा वीर, अमन, निखिल, आप लोग मुझसे डरो नहीं। 5 जून को आप सभी का दोस्त सुमित जिस पेड़ से गिरा और फिर उसके बाद वो बेहोश हो गया और फिर नहीं रहा, उस दिन क्या आप लोग उसके साथ खेल रहे थे? और उस शाम को खेलने के बाद आप सभी अपने अपने घर चले गए? हमें नहीं पता सर। मयंक जब घर आया तब उसे बुखार था। मयंक और सुमित हमेशा साथ होते थे। उस शाम मयंक ने कुछ बताया सुमित के बारे में कि सुमित कहाँ गया है? कुछ नहीं कहा, चुपचाप आकर लेट गया। मैंने पूछा कि क्या हुआ तो बोला कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने उसे छू कर देखा तो उसको तेज बुखार था। कब तक खेल रहे थे वो तो पता नहीं मैडम, पर वीर को जल्दी जाना था। अभी मेरे को बाहर जाना है। क्यों? पापा ने कहा था कुछ जरूरी काम है। यार थोड़ी देर तो खेल के जा। हाँ वही तो यार, अभी हमारी बैटिंग भी नहीं आई है यार। हाँ। जान देना। अच्छा ठीक है, ले जा। चल भाई, फिर कल मिलते हैं। अभी चल बाय। उसके बाद सुमित और मयंक साथ निकले। हम लोग उन्हें चुंबक कहते थे, जैसे एक दूसरे से चिपके हो। क्या कोई ऐसा था जो सुमित और मयंक से बहुत ज्यादा घुलता मिलता था? अच्छा बेटा, आप लोग बताओ, सुमित की डेथ के बाद क्या कभी मयंक ने आप लोगों से उसके बारे में कुछ शेयर किया? नहीं मैडम, सुमित के डेथ के बाद मयंक एकदम उदास हो गया था, एकदम चुप चुप। हम तो इसी बात से परेशान थे कि सुमित की मौत के कारण हमारा मयंक कितना बीमार रह रहा है। मयंक ने कुछ बताया नहीं तो हमें कैसे पता चलता कि सुमित के साथ ये ऐसा कुछ, और फिर हमारे मयंक के साथ भी ऐसा कुछ होगा। इस नारायण की दुश्मनी आपके साथ थी ना, तो फिर उसने हमारे बच्चे के साथ। मीरा जी, नारायण ने साफ मना किया। उसका कहना है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ऊपर से हमारे पास भी नारायण के खिलाफ कोई ठोस सबूत इकट्ठा नहीं हुए। इसके लिए हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है कि क्या मयंक अपने अंदर कोई जानकारी छुपाकर बैठा था जिसकी वजह से वो घुट रहा था? क्या उसके अंदर कोई डर था? शायद इसी वजह से वो बीमार रहने लगा था और फिर मायूस। ये बात हमारी समझ में क्यों नहीं आई बीना? नारायण और गौरी दोनों आरती में मेरे साथ थे। फिर अचानक पुष्पा दौड़ी दौड़ी आई और हम सब ये देखने के लिए भागे कि क्या हो गया सुमित को। और जहाँ तक 26 जून की बात है तो उस दिन तो मैं सगाई की विधि में मगन था। मुझे कुछ नहीं पता नारायण कब गया और क्यों गया। रामचरण जी, आप गांव में उस मंदिर में काफी सालों से सबको जानते हैं, और सालों में पहली बार ऐसा ये भयंकर कांड हुआ है गांव में। अजी, यहाँ एक मामूली सी चोरी भी नहीं हुई है सालों से। तो आपको लगता है कि ये काम किसी गांव वाले का नहीं है? कौन कर सकता है ऐसा? मेरी तो सोच के ही आत्मा कांप जाती है। इतनी विकृति दोनों मासूम लड़कों के साथ। जी नहीं मैडम, हम आरती में तो नहीं गए थे। तो फिर? हम रोज दोपहर में खेत में जाते समय घास इकट्ठा करते, फिर उसकी गठरी बांधकर उस पेड़ के नीचे रख देते।
फिर शाम को जब घर पे आते हैं तो उस गठरी को घर पर लेके आते हैं। उस शाम भी वही हुआ था। तब तुम्हें ये लग रहा था कि सुमित पेड़ से गिरकर बेहोश हुआ है, पर अब जब ये क्लियर हो चुका है कि सुमित का मर्डर हुआ था, ठीक से याद करो और याद करके बताओ। पेड़ की तरफ जा रही थी अपनी गठरी लेने के लिए, तो आपने रास्ते में किसी को देखा था आते जाते, या फिर साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे? जी नहीं मैडम, किसके पास इतना समय होता है कौन आता है कौन जाता है देखने के लिए। नारायण के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे खेतों की देखभाल मैं खुद करता हूं। सुमित की मौत के बाद मयंक कभी मिलने आया था आप लोगों से? आपका और हरीश शुक्ला का किसी काम से या किसी और कारण से मिलना होता है कभी? कुछ साथ में करते हो? कोई कॉमन चीज है आप दोनों के बीच? एक ही गांव के जो है, हमारे बच्चे साथ पढ़ा करते थे। दूसरी कॉमन चीज ये है कि हमारे दोनों के बच्चों के साथ। मुझे बच्चों की उम्र का तो है नहीं, बड़ा है, लेकिन जो भी कोई है बच्चों को अच्छी तरह से जानता होगा, फ्रेंडली होगा उनके साथ। यही कारण होगा कि बच्चों को बहला फुसला कर ले गया, और इसी वजह से हमले के वक्त दोनों बच्चों में से कोई चिल्लाया नहीं। देखिए, मुझे नहीं जानना है कब हुआ, कैसे हुआ, नहीं जानना है मुझे। हमारा इरादा आपके जख्मों को कुरेदने का नहीं है। हमारा मकसद है उस आदमी तक पहुंचना जिसने आपको इतना गहरा जख्म दिया है। जो भी होगा, जब भी पकड़ा जाएगा, उसे एक सवाल जरूर पूछना, ऐसी क्या नाराजगी थी बच्चों के साथ जो उनके साथ इतनी हैवानियत दिखाई? जी हाँ, हाई टेम्परेचर था, दवाइयों के बाद भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लगा था कि किसी गहरे शौक में था मयंक, क्योंकि कई दवाइयों के बाद भी उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था। डॉक्टर अमृत, क्या मयंक ने आपसे कुछ कहा था? कोई हिंट दी थी? जी नहीं, हालांकि मुझे मयंक की मां ने उसके फ्रेंड सुमित की डेथ के बारे में बताया था। मुझे लगा शायद इसी वजह से वो डिप्रेस्ड है। कुछ दिन बाद पता चला कि मयंक के साथ ये हो गया है। डॉक्टर, मैंने मयंक के स्कूल में भी बात की, वहाँ सबका यही कहना है कि सुमित की डेथ के बाद पूरे 3 हफ्ते तक, जब तक मयंक जिंदा था, उसने किसी से भी स्कूल में कभी भी सुमित के बारे में कोई बात नहीं की। बस हाँ, वो खुद ही बहुत ज्यादा परेशान और मायूस रहता था। अब क्या कहें मैडम, शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस बच्चे मयंक के अंदर इतना कुछ चल रहा है। साहब, आपका पहला संदिग्ध रवि वर्मा, उसकी पूरी डिटेल निकाल ली मैंने। सरकार, इस रवि वर्मा के खिलाफ भी कुछ खास ऐसा सामने नहीं आया है। रवि के अलावा गिरीश मिश्रा की खबर निकाली है, वो 26 जून को जिसकी सगाई थी ना, वो ये बंदा साहब अपनी मोटरसाइकिल पर उन दोनों बच्चों को खूब घुमाता था। साहब, ये गिरीश ना बहुत मिलनसार बंदा है, सिर्फ उन दोनों के साथ नहीं, गांव के बाकी बच्चों के साथ भी ना फुल हंसी मजाक करता है। दिमाग भी एकदम टिप टॉप है, 12वीं पास है, अच्छा कमाता है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। नरेश चंडे हाईवे के पास एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता है। उसका बेटा अंकित छोटे मोटे काम करता है, कभी प्रीतम नगर में, कभी साजिदपुर में। सरकार, इस अंकित के यहाँ भी ऐसा कोई मेंटल के सामने नहीं आया है और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। और गहराई में खोज जतिन, हमें कोई पर्सनल एंगल नहीं मिल रहा है। हो सकता है कोई चर्सी वगैरह हो। पहली बार कांड करने के बाद निकल गया क्योंकि सबको लगा पेट से गिरा है, फिर दूसरी बार अटैक किया उसने। सुमित के हेयर सैंपल्स क्राइम सीन के हेयर सैंपल्स के साथ मैच कर गए हैं इंस्पेक्टर। पूरी संभावना है कि सुमित के सर को पेड़ के तने से जोर से पटका गया होगा कई बार, जिसके चलते फ्रैक्चर्स और हेमरेज हुआ। इस बात की पूरी संभावना है कि दोनों का कातिल एक ही है, पर प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक सस्पेक्ट है, नारायण, लेकिन उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। लगता है एक्यूज्ड विक्टिम्स को पहले से जानता था। उन बच्चों के साथ घुल मिलने के बाद उसने उनका भरोसा जीता और फिर उसने पहले सुमित को और बाद में मयंक को निशाना बनाया होगा। लेकिन वो शख्स कौन है ये तभी क्लियर हो पाएगा जब मोटिव क्लियर होगा।
सर मयंक का डॉक्टर, स्कूल टीचर, पेरेंट्स और दोस्त सभी इस बात को अग्री करते हैं कि सुमित की मौत के बाद मयंक बहुत उदास रहता था। सिर्फ फीवर वाला मामला नहीं था। काश किसी ने कुछ तो पूछा होता मयंक से कि उसे कौन हैरेस कर रहा है, उसे कौन डरा रहा है। शायद उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा हो। सर पूरे एरिया के ड्रग एडिक्ट्स और सेक्स ऑफेंडर्स कोर्ट है, खूब कुटाई भी की। इस नारायण की भी दोबारा क्वेश्चनिंग की, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। मुझे लगता है सुमित और मयंक के केसेस में कोई बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग होने के बावजूद वो नजरअंदाज हुआ है। मुझे यह भी लग रहा है कि सुमित के साथ जो उस पेड़ के नीचे हुआ, शायद उसका कोई चश्मदीद गवाह था, और वो था मयंक। शायद मयंक ने सुमित के हत्यारे का चेहरा देख लिया हो। वो इससे इतनी बुरी तरह से डर गया होगा कि उसकी जबान ही खामोश पड़ गई। फिर उस विकृत हत्यारे ने मयंक को कम्युनिटी हॉल के बाहर अकेला पाया और फिर उस पर अटैक किया। दोनों फैमिलीज ऐसी कोई भी लीड नहीं दे पा रही हैं, कोई कॉमन दुश्मन, कॉमन राइवलरी, जिससे दोनों फैमिलीज इफेक्ट हुई हो। नथिंग। जब मयंक को बुखार चढ़ा तब मुझे उसके बुखार की फिक्र थी, जबकि ये दिख रहा था कि मयंक मायूस है, परेशान है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि सुमित के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके बारे में मयंक को पता है, और शायद इसीलिए वो इतना सहम गया है। हमने भी कहाँ सोचा था सुमित के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। हमें तो लगा था पेड़ से गिरने की वजह से सुमित की अब सोचता हूं तो लगता है किसी ने हमारे बच्चों को इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी। मेरी तो नारायण के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, फिर भी तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी थी हरीश, जो तुम्हें इतनी महंगी पड़ी। सर ये नारायण शायद इसलिए बुरा फंसा क्योंकि ये दोनों दफा मौका वारदात पे मौजूद था, और ऊपर से इसकी मयंक के फादर हरीश के साथ अनबन थे। बस वही तो था जो ऑटो लेके आया था सुमित को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि नारायण मुजरिम नहीं है, और यह भी मान लेते हैं कि मयंक ने सुमित के कातिल को देखा था। तो पूरे 3 हफ्ते 5 जून से लेकर 26 जून तक मयंक जिस दर में रहा होगा उसी दर में कातिल भी जिया होगा। सर अगर हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जाते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि कातिल ने ये देख लिया होगा कि मयंक ने कत्ल होते हुए देख लिया, और फिर शायद उसने मयंक को भी रास्ते से हटा दिया होगा। आरती एक मिनट, अगर ऐसा है तो क्या उन 3 हफ्तों में कातिल ने मयंक तक पहुंचने की कोशिश नहीं की होगी, स्कूल में या कहीं और? अगर हमारी ये थ्योरी फिट है तो फिर कातिल ने मयंक को अकेले पाने की कोशिशें की होंगी, और सगाई के दौरान कम्युनिटी हॉल के बाहर उसे मौका मिल गया और उसे लपक लिया। सुमित की खबर के बाद मयंक कभी खेलने गया ही नहीं। स्कूल जाता था अकेले। मैं जाती थी मयंक को छोड़ने और लेने, मेरी बेटी नेहा के साथ। ज़्यादातर उसकी तबीयत खराब ही थी, मुश्किल से 3-4 दिन ही गया होगा। बाकी के दिन घर पर ही रहता था। सगाई में आने से भी इनकार ही कर रहा था, और तो मैंने उसे मना लिया क्योंकि हम लोग उसे घर पर अकेले छोड़ना नहीं चाहते थे। तो उस रात पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मयंक घर से बाहर आया सगाई के लिए, और वहां पर वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के बजाय अकेले बैठा था। मैं अपने आप को कोस कर थक गया हूं सर, कि क्यों मैंने उसे बाहर खेलने भेजा। मैं उसे बाहर भेजता नहीं तो उसे कुछ होता भी नहीं। कातिल घात लगाए बैठा था कि कब मयंक उसे घर से बाहर अकेला मिले। पूरे 3 हफ्तों से ट्रैकिंग चल रही होगी। मयंक घर से बाहर अकेले खेलने जाता नहीं था, लेकिन कातिल इंतजार कर रहा होगा। सर 26 जून की रात को उसे वो एक मौका मिला जब गांव के सभी लोग गिरीश मिश्रा की सगाई में लगे हुए थे। सिर्फ इस नारायण को छोड़कर ये पहले निकल गया था वहां से, बाकी सारे सगाई वाले मेहमान वहीं पर थे। सर ये रवि वर्मा हमारा पहला सस्पेक्ट, ये सगाई के 1 दिन पहले अपने ससुराल में था, दूसरे गांव
प्रीतम नगर में। वो उस रात मुक्तिपुर में नहीं आया था, ये बात वेरीफाई हो चुकी है। हमारा टारगेट है वो आदमी जो गांव का ही है, लेकिन उस रात सगाई में नहीं आया था। लेकिन सगाई के वेन्यू के आसपास इंतजार में बैठा था मयंक को अकेला पाने के लिए। गांव के वो कौन कौन मर्द हैं जो उस रात गांव में ही थे लेकिन सगाई की दावत में नहीं आए थे? सर, मैंने तो गांव के घर घर में नौता दिया था और मेहमानों की लिस्ट भी आपको दे दी थी। अब उनमें से कौन नहीं आया इसकी गिनती मैंने नहीं रखी। रमन जी थोड़ा जोर डालिए, सोचिए, याद कीजिए, कोई और ऐसा था जो नहीं आया था सगाई पर? रमन जी, हमें शक है कि जो कातिल है वो गांव का ही कोई बंदा है जो शायद सगाई में नहीं आया था। वो कम्युनिटी हॉल के बाहर ये घात लगाए बैठा था कि कब उसे मयंक अकेले मिल जाए, और अनफॉर्चुनेटली मिला भी। रमन जी सोच विचार कीजिए, गांव वालों से भी बात कीजिए, हो सकता है उनमें से किसी ने कुछ ऐसा देखा हो। जी सर, मैं बात करूंगा। ये गांव इतना बड़ा तो है नहीं, सगाई में आए मेहमानों ने आपस में जरूर बातें की होंगी कि कौन कौन नहीं आया। गांव वालों की ग्रिलिंग बनती है। सर, मैंने थोड़ा ध्यान दिया तो मुझे एक बात याद आई। आप सब लोग जब मयंक को ढूंढ रहे थे तो ये नारायण गुप्ता कहाँ था? मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं काम से घर लौट रहा था तब नारायण कहीं जा रहा था। ये नरेश चंदेल का बेटा अंकित ये सगाई में नहीं था, क्योंकि उसने कहा था कि काम से लौटते वक्त उसने नारायण को कहीं जाते हुए देखा। इसका मतलब वो सगाई में नहीं था, और मैंने जोर देकर याद किया तो वाकई वो वहां नहीं था। अंकित की माँ है आप? जी अंकित है घर पर? नहीं, वो तो काम पर गया है। कहाँ काम करता है वो? प्रीतम नगर में। प्रीतम नगर में कहाँ पर? बस इतना पता है कि वहां पे मंडी में किसी ठेले पे काम करता है। चल बे अंकित, बुलावा आया तेरा। क्या हो गया साहब? तूने 26 जून को उस नारायण गुप्ता को देखा था ना घर जाते वक्त? हाँ, मैंने देखा था नारायण को। उसी सिलसिले में हमारे साथ तेरे को देखना चाहते हैं। अरे चल, ज्यादा सोचे मत, चल। कहाँ था का मतलब? हम लोग तो नारायण के बारे में बात करने वाले थे। अंकित, 26 जून की रात को तू कहाँ था? क्या साहब, अब मैंने आपको अभी बताया, मैं भगवान भाई के ठेले पर था, भजिए तल रहा था। और कहाँ हो सकता हूँ? ठेले पर तू कितने बजे तक था? कितने बजे? सर, हमारा ठेला काफी देर रात तक चलता है, और कितने बजे थे मैंने ध्यान नहीं दिया। आंखें बंद कर सोच और हमें बता कि तू भगवान के ठेले से कितने बजे लौटा, गांव में कितने बजे दाखिल हुआ, और घर जाते वक्त नारायण को तूने कितने बजे देखा? ये अंकित रोज काम पर तो आता नहीं मैडम, जिस दिन भी आता है पूरे दिन काम करता है, और उसकी जो भी मजदूरी बनती है टिका देता हूँ। 26 जून को अंकित आया था काम पे? मैडम, इस तरीके से इस बंदे का कभी हिसाब रखा नहीं, कितने दिन आया, कब गया। देखो भगवान, ठीक से याद करो और हमें बताओ, क्योंकि ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि 5 जून और 26 जून इन 2 दिनों की शाम अंकित तुम्हारे ठेले पे आया था या नहीं आया था? 5 जून को मैं कहाँ था? सर, मैं काम पर था। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सब सवाल? तूने नारायण को एग्जैक्टली किस जगह पर देखा था? गांव की गली में देखा था सर। मैं काम से अपने घर जा रहा था साइकिल पर, तभी मैंने देखा नारायण कहीं जा रहा था, बस। और ये बात मैंने गांव में सभी को बताई थी, और कई बार बता चुका हूं मैं बात। अंकित, किसी झूठ को रटकर बार बार कहने से वो झूठ सच नहीं हो जाता है। साहब, मैं झूठ नहीं बोलता। अभी 10 सेकंड पहले बोला। क्या बोला साहब, बताइए, क्या झूठ बोला मैंने? कि तू 5 जून की रात को भगवान के ठेले पर था, जबकि सच ये है कि तू उस दिन काम पर गया ही नहीं था। ये किसने बताया आपको? हमसे बताया किसी ने कि तू उस दिन काम पर नहीं गया था। कोई गोली दे रहा है आपको। आप हमारे बेटे अंकित को क्यों उठा कर ले आए? वो तो सगाई में था ही नहीं। मैं 26 जून की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 5 जून की बात कर रहा हूँ। उस दिन तुम्हारा बेटा कितने बजे घर वापस लौटा था? आया होगा जैसे रोज आता है, अपना काम खत्म करने के बाद। ओ साहब, ये नारायण के खिलाफ कुछ मिला नहीं तो मेरे बच्चे को फंसाओगे आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा अंकित और शायद तुम दोनों मिलकर नारायण को फंसाने की कोशिश में? क्या?
हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आपका अंकित इस गांव में सिर्फ एकमात्र ऐसा लड़का है जिसने नारायण की बात निकाली कि उसने अपने घर जाते वक्त नारायण को देखा और उसके बाद तुमने उसकी बात छेड़ी। तुम्ही ने कहा था ना कि वो सगाई में से जल्दी निकल गया था। सिर्फ तुम दोनों बाप बेटों को ही नारायण दिखा। उस नारायण को बचाने के लिए आप हम गरीबों को बलि का बकरा बना रहे हो। लेकिन एक बात सुन लो, हम गरीब जरूर है लेकिन गवार नहीं है। हमें मालूम है कानून अंधा नहीं है और ना ही भ्रष्ट। उसके रखवालों की तरह बहुत ऊपर तक लड़ेंगे। हम अपने बेटे की जमानत करवा के ही छोड़ेंगे। जमानत तब होती है जब गिरफ्तारी होती है। हमने तुम्हारे बेटे को गिरफ्तार नहीं किया है, हम उससे सिर्फ कुछ सवाल पूछे। हाँ तो पूछो मेरे सामने। जब आप उसे उठाने आए थे तो कोई ऑर्डर था आपके साथ? तो दिखाइए उसकी कॉपी हमें। देखिए नरेश जी, आप दोनों शांत बैठ जाइए। हम थोड़ी देर में आपके बेटे को छोड़ देंगे ना। उसे अभी और इसी वक्त रिहा कीजिए। आप उसे रिहा करते हैं कि मैं जाऊं कोर्ट में? साहब मेरे तो दोस्त जैसे थे सुमित और मैं पसंद करता था उन दोनों बच्चों को। मैं कई बार उनके साथ खेला भी, पेड़ पे चढ़ना, क्रिकेट। और अब तू हमारे साथ खेल रहा है अंकित। हमें ठीक से बता नहीं रहा है कि 5 जून को तू घर कितने बजे पहुंचा था। अभी तो बोला मैंने आपको, मुझे समय याद नहीं है। मैं तो घड़ी तक नहीं पहनता। अब मैं जाऊं? सर 1 मिनट। सर इस संगीत का बाप नरेश चंडेल काफी हल्ला मचा रहा है। वो कह रहा है कि हम इसके बच्चे को जबरदस्ती उठा के लेकर आए, कोर्ट में जाने की धमकी दे रहा है। वो पकड़ वाला भगवान, उससे कुछ निकला कि 5 जून और 26 जून को अंकित कहां था? सर आरती उससे पूछताछ कर रही है पर वो कह रहा है कि उसे कुछ याद ही नहीं है। ये अकेला आदमी है जो दावा कर रहा है कि घर जाते वक्त इसने नारायण को देखा था, पर इसे टाइम ठीक से याद नहीं है। सर अभी के लिए इसको जाने देते हैं। रडार में आ गया है, इसकी पूरी तरह से स्पेशल स्कैनिंग करते हैं। देखते हैं कि उन दोनों विक्टिम्स के साथ ये कैसे कनेक्टेड है। उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ काम करता है तो मैंने बता दिया। मुझे क्या पता था कि इसी को उठा ले जाएंगे। और तुझसे क्या पूछ रहे थे? आड़े टेढ़े सवाल थे बाबा। मैंने बोल दिया कि मुझे समय याद नहीं है और मैंने नारायण को देखा था, बस। पर तुझे ही क्यों उठा कर ले गए थे? इसके बारे में कुछ कहा उन्होंने? हाँ बोले, कहने लगे मैं अकेला था जो सगाई पे नहीं था। मैंने बोल दिया मैं भजिया तल रहा था उस वक्त। फिर ना पूछा उन्होंने, ना कुछ बोले। ये जीतू हरीश को कोई मिला नहीं इसलिए हमें फंसा रहे हैं। वो क्या समझते हैं? पैसे वाले तो किस पे भी इल्जाम लगा देंगे। अरे पूरे गांव को खेद है, दुख है उनके बच्चों के बारे में, पर वो हमारे बच्चों पे झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवा रहे हैं। हाँ? अंकित कहाँ है? कहाँ छुपा रखा आप लोगों ने उसे? हम लोग उसी को ढूंढ रहे हैं साहब। आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहकर डरा दिया उसे। अंकित रात को ही घर से कहीं चला गया है, फोन तक बंद करके रखा है बेवकूफ ने। वो डर कर नहीं भागा है, वो इसलिए भागा है क्योंकि वो दोषी है। उसने झूठ बोला था हमसे, जैसे कि शायद आप लोगों ने भी बोला था। ये क्या बक रहे हैं आप? उसने भले ही नारायण को घर जाते वक्त देखा हो, लेकिन इस डबल रेप और मर्डर केस में अंकित ही शामिल था, इस बात का पूरा शक है हमें। क्या बकवास कर रहे हैं सर आप? कुछ सबूत है तो दिखाइए मुझे। सबसे बड़ा सबूत है उसका भागना। वाह, इसलिए वो दोषी हो गया। आखिर वो ऐसा करेगा क्यों? वो तो अभी पता करना बाकी, लेकिन इस कांड की बू हमें इसी घर से आ रही है। क्या मतलब है आपका? आपके पिताजी भरत लाल जी और जीतू के पिताजी सुरेंद्र राठौड़ के बीच एक गहरा जोड़ है और वही जोड़ इस केस का तोड़ है। अब आप हमें बताइए, है या नहीं? उस सबसे अंकित का क्या वास्ता? सरकार इस अंकित का बहुत पुराना कनेक्शन मालूम पड़ा है और ये तब की बात है जब ये बंदा पैदा भी नहीं हुआ होगा। जतिन पहलियां मत बुझा, 12 चढ़ा हुआ है, काम की बात बोल। सरकार ये करीब 41 साल पुरानी बात है। ये जीतू राठौड़ तभी शायद पैदा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तभी उसने आपसे इस बात का जिक्र नहीं किया। शॉर्ट में बोल, कट टू कट काम की बात। इस जीतू राठौड़ का एक चाचा है ईश्वर राठौड़, जो इस वक्त सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। क्या? जी हाँ सरकार, करीब 41 साल पुराना मर्डर केस है।
ये 1984 की जजमेंट कॉपी है मैडम। बड़ी मुश्किल से कोर्ट की लाइब्रेरी से जाके इसकी कॉपी निकाल पाया हूं मैं। मैडम पूछ सकता हूं कि क्यों मंगवाया आपने ये केस पेपर? मतलब इतना पुराना केस। एक डबल मर्डर केस है जिसका कनेक्शन इस केस के साथ बन रहा है। हमें ये मिला जब हमें अंकित पर शक हुआ और देखा कि बच्चों के मर्डर का केस आपके पिता, आपके चाचा और अंकित के दादा से जुड़ा है। ये अदालत आरोपी सुरेंद्र राठौड़ और ईश्वर राठौड़ को 13 सितंबर 1976 को हुए भरतलाल चंदेल के कत्ल के इल्जाम में दोषी पाती है। मैंने भी अपनी माँ से बाद में सुना था। अंकित के दादा भरतलाल चंदेल ने आपके पिता सुरेंद्र राठौड़ से कर्ज लिया था जो लौटा नहीं रहे थे। तो आपके पिता सुरेंद्र राठौड़ ने अपने छोटे भाई ईश्वर राठौड़ के साथ मिलकर भरतलाल चंदेल को मार डाला। सर, मैंने पूरी जिंदगी अपने पिताजी को जेल के अंदर ही देखा है। वो वहीं पे चल बसे। सर, मेरे चाचा जी आज भी वहां पे सड़ रहे हैं और इतने साल पहले किए हुए जुर्म के लिए अब जाके उस अंकित ने मेरे बच्चे के साथ, उस मासूम मयंक के साथ ये सब क्या है? बदला लेने? झूठ है ये, सरासर झूठ। अंकित हमारे पिताजी के मर्डर का बदला क्यों लेगा? तब तो वो पैदा भी नहीं हुआ था। अब इस सवाल का जवाब तो सिर्फ और सिर्फ अंकित ही दे सकता है। इतनी पुरानी बात जिसकी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे बेटे को फंसाने के लिए। उसी गरीबी और लाचारी की वजह से हम ज्यादा पढ़ नहीं पाए, आगे नहीं बढ़ पाए। और जीतू को देखो, अपने घर हुए कांड का जिम्मा हमारे बेटे के सर पे डाल रहा है। साहब, बदला तो वो ले रहा है हमसे। ये पुरानी दुश्मनी की जानकारी जीतू ने नहीं दी हमें। अंकित को खंगालते वक्त ये एंगल खुद ब खुद हमारे सामने आया है। अंकित चुपचाप हमारे सामने सरेंडर कर दे, इसी में उसकी भलाई और आपकी भी। इस अंकित चंदेल की तस्वीर हर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चौक, मार्केट सब जगह लगाई गई है। ये बंदा हमें हमारी हिरासत में किसी भी हाल में चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, उसके ऊपर 1 सेकंड भी नहीं। देखना पेट भी कितना खिला है और पिछली बार जोर की लगी थी। मैं नहीं आऊंगा। अरे चल ना, ऊपर जाएंगे, वहाँ से पूरा मुक्तिपुर दिखेगा। चल, तुझे चढ़ना है चढ़, मैं नहीं आऊंगा। हाँ जा फटू, जा जा। हाँ ठीक है, कल मिलेंगे। हाँ जा। कैसे हो? मस्त। तू कैसा है? ठीक। कैसे अंकित भैया? मस्त, हमेशा की तरह। तू कैसा है? मैं भी मस्त। अच्छा सुन, ताजे ताजे मोतीचूर के लड्डू खाएगा? मंदिर में बांट रहे हैं। अरे मंदिर में नहीं यार, मेरा खास दोस्त है राजू, वो बना रहा है एकदम ताजा ताजा गर्मा गर्म। खाएगा ना? हाँ नीचे उतर। आजा आजा। आवाज मत निकालना, गला काट दूंगा। चू मत करना।
हर अड्डे पर हर जगह घुमाई पर कोई लीड नहीं मिल रही है। तेरे जितने भी आदमी हैं, नए पुराने, सबको काम पर लगा दे। इस अंकित की जेब में ज्यादा पैसे नहीं है, ये ज्यादा दूर भाग नहीं सकता और ना ही कहीं छुप सकता है। हमने तो सारे रिश्तेदारों को फोन किया है और सबके नंबर भी आपको दे दिए। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हमें अंकित किसी भी सूरत में चाहिए और इसमें आप हमारी मदद कर सकती हैं। इसमें अंकित की भी मदद होगी। मेरा अंकित इतना घिनौना काम कर ही नहीं सकता। कितना गुस्सा है हम सब ने जिंदगी भर, और अब ये सब। देखिए सर, आप लोग नई नई कहानी बुन रहे हैं, हमारे अंकित को फंसा रहे हैं आप लोग। तो उसी से पूछ लेते हैं। इतना भी क्या घबराना कि 4 सवाल पूछते ही गायब हो गया है? का अंकित सामने तो लाइए उसे। पूरे 41 साल के बाद ऐसा बदला। हमको तो तभी अजीब लगा था जब उसने खुद ही नारायण का नाम लिया। अरे बेचारा नारायण तो बेवजह घसीटा गया इस सब में। पुलिस ने पीटा सो अलग, ऊपर से लोगों के सामने इतना बड़ा अपमान भी हुआ। जीतू भैया, वो हम अंकित को देखे। हाँ, गांव के बाहर वो टूटा खंडर है ना, उधर ही दुबक के बैठा हुआ है। भागने की कोशिश मत कर अंकित। क्या बोल रही है? भाग भाग भाग! अरे बोल दे! बोल दे! तूने अपने दादाजी के मर्डर की आड़ में अपनी विकृति निकाली है। तू बीमार है साले। तेरा दिमाग, तेरी आत्मा सड़ चुकी है, गल चुकी है। हाँ, मेरा दिल और दिमाग गल चुका है गुस्से के तेजाब से। मुझे जीतू को ही मार देना चाहिए था। गुस्से का तेजाब? कहां का गुस्सा बे? तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था जब जीतू के चाचा और बाप ने तेरे दादा का कत्ल किया था। पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, पला तो उसी घर में हूं ना। पूरा बचपन, पूरी जवानी मैंने अपने बाप, अपनी मां, अपनी दादी और अपने ताऊ से सिर्फ एक ही बात सुनी कि कैसे जीतू के बाप ने और उसके चाचा ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे बाबा और ताऊ जी पढ़ नहीं सके, हमारे पूरे परिवार की शान खाक में मिल गई। मैं यही रोना सुनता था दिन रात। जितना दर्द मेरे बाप और ताऊ जी को हुआ है, उतना ही दर्द मेरे को जीतू को देना था। और ये बात तेरे दादाजी ने आके तेरे सपने में बोली थी कि बदला ले,
छोटे बच्चों को मारने से पहले उनका बलात्कार कर, सर पटक पटक के मार दे, ये बोला था। मेरा मयंक को मारने का बिल्कुल इरादा नहीं था। वो तो उसने मुझे सुमित को मारते हुए देख लिया था तो मुझे मारना पड़ा उसको। अगर तूने उन दोनों बच्चों को सिर्फ मार डाला होता ना तो मैं तेरी इस बेहुदा बदले की कहानी पर 1% भरोसा भी कर लेता। लेकिन तूने दो छोटे छोटे मासूम बच्चों को सिर्फ मारा नहीं है, उनका पहले बलात्कार किया फिर मारा। कैसा बदला ये, या फिर तेरी विकृत भूख का नतीजा? क्या पता इससे पहले भी दूसरे लड़कों या दूसरे बच्चों के साथ बलात्कार करके उन्हें मार डाला। बोल बोल, छोड़ दूं तुझे बाहर? छोड़ दूं तुझे बाहर जीतू और हरीश के लिए, या उनके रिश्तेदारों के लिए, उनके रिश्तेदारों के रिश्तेदारों के लिए, कि वो सब भी तेरे साथ वही करे जो तूने उन दोनों बच्चों के साथ किया? कब से कह रहा था मैं कि मैं घटिया काम नहीं कर सकता। देख भाई, मैंने माना, लेकिन हर रोज ऐसा केस भी नहीं आता और हर रोज किसी की ऐसी पिटाई भी नहीं होती। पर जिसकी होती है ना पिटाई और बदनामी, जिंदगी भर की होती है। किसने क्या कर दिया? क्यों क्यों? मुझे डर लगता था पेड़ से गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। ये दर्द तो उस चोट से है जिसकी बीज हमने बोई भी नहीं। मैं कितना डरा हुआ था, इतना सहमा हुआ था। क्यों नहीं हमने उसे गले लगाकर पूछा कि बेटा बोलो, क्या बात है, बोलो, डरो मत, बोलो हमसे क्या बात है। अपने दिल और दिमाग में द्वेष के नासूर को पलने ही ना दे। द्वेष ना किसी इंसान से हो, ना किसी अतीत के किस्से से, क्योंकि पता ही नहीं चलता ये द्वेष कब इतनी गहरी नफरत में बदल जाता है और इतना जहर उगलता है जो तेजाब की तरह हर चीज को, हर रिश्ते को जलाकर राख कर देता है। नफरत सबसे बड़ा दुश्मन नफरत करने वाले का है। ये एक ऐसा बॉम्ब है जो उसी के हाथ में फटता है और उसी को ढेर कर देता है। नफरत के बीज बोए नहीं जाने चाहिए, उन्हें तुरंत दफन किया जाना चाहिए। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।